Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, this is part 2 of your test analysis class. We will cover question number 6 from question number 6 to question number 10. ठीक है? And there will be 10 questions for today's session. School जाना है आज? Okay, great. So we will cover all the 10 questions. Even the last question also we will cover. Even though it is connected to angle between two lines and planes, है ना, आपके कट के omitted section है, but we will cover this question also. Okay, चलो let's start. Question number 6. Question number 6 is related to finding the ratio, है ना. अब आपने कहा सर रेशियो तो हमारे कोर्स में ही नहीं है. रेशियो आपके कोर्स में क्लास 10 से ही जुड़ गया था और जिंदगी भर रहेगा. हाँ, कभी हट नहीं सकता वो. 10th में भी था, 11th में भी था. सेक्शन फॉर्मूला याद करो. और 12th में भी मतलब डायरेक्टली नहीं गिवन है बट इनडायरेक्टली वो हमेशा रहेगा. तो एक बार फटाफट अपन डिस्कस करते हैं कि क्या था सेक्शन फॉर्मूला. देखो 10th में हमने ये सीखा था कि देयर इज ए लाइन विच इज कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी, राइट. और 10th में 3D नहीं थी क्योंकि 2D थी. 10th में 2D ही थी. तो लाइक दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. देयर इज नो z कोऑर्डिनेट बिकॉज 2D थी उस टाइम. तो एंड लेट्स से को तीसरा पॉइंट है P जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है ना. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एक सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकालते थे. जैसे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो हम कुछ ऐसा करते थे, याद करें. P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो हम कुछ ऐसा करते थे, x1 × n प्लस x2 × m डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस दैट इज m प्लस n. तो ऐसे तो हम x कोऑर्डिनेट निकालते थे और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो बस वो x1 x2 की जगह y1 y2 हो जाएगा. y1 वही y1 × n प्लस y2 × m डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो आप ये फॉर्मूला रिवाइज कर पा रहे हैं जो क्लास 10th में था सेक्शन फॉर्मूला. हो सकता है कि m और n की जगह m1 और m2 हो. हाँ, सीबीएसई की बुक में m1, एनसीईआरटी की बुक में m1 m2 था और आरबीएसई वाली बुक में ms2n था. और कई बार अपन k/1 भी मानते थे, λ/1 भी मानते थे. अलग अलग केसेस अपन लेते थे, है ना. याद है. अब 3D में क्या हो जाएगा, ये z1 और z2 और हो जाएगा यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट और हो जाएगा और z कोऑर्डिनेट निकालने का यही फॉर्मूला हो जाएगा. बस जैसे x1 x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 x2 था, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 y2 था, तो z कोऑर्डिनेट निकालने के लिए z1 z2 हो जाएगा. बाकी सब सेम है. सो दिस वाज आवर सेक्शन फॉर्मूला. ये रिवाइज हुआ तभी अपन फिर आगे बात कर रहे हैं ना. अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट सेज दैट कि फाइंड द रेशियो. अब जब भी रेशियो पूछे, अभी जो पहले अपन ने एक इलस्ट्रेशन किया इसमें रेशियो नहीं पूछा गया. देखो ध्यान से, इसमें रेशियो नहीं पूछा गया. देखो दो बातें, एक तो होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन, एक होता है रेशियो ऑफ डिवीजन. तो P इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन. P इज द पॉइंट ऑफ डिवीजन. पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना हो, यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने का मतलब पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो x y z, तब तो अपन सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं और रेशियो हमको गिवन होगा. पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछेगा तो रेशियो ऑफ डिवीजन गिवन होगा, जैसे 2:3, 5:6. तो हमारे पास m की भी वैल्यू होगी और n की वैल्यू की, सीधा फॉर्मूला रखेंगे, खत्म करेंगे. बट अगर उल्टा करे, पॉइंट ऑफ डिवीजन दे दे और रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ ले, उस केस में अपन रेशियो ऑफ डिवीजन को k/1 या λ/1 मानेंगे बजाय कि m/n. क्यों? क्योंकि m/n मानने में दो क्वांटिटीज निकालनी पड़ती है, k/1 मानने में एक ही क्वांटिटी k निकालनी पड़ती है. समझ रहे हो. तो अब दोनों क्वेश्चन में रेशियो पूछा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं पूछा है, रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा है. देख पा रहे हो. तो वी विल कंसीडर द रेशियो ऑफ डिवीजन एज k/1 या λ/1, जैसे मान लो λ/1 मान लेते हैं ना, λ/1. अब वो रेशियो निकालो जिसमें yz प्लेन जो है इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा. ठीक है, एक छोटा सा रफ फिगर बनाते हैं. लेट्स से कि ये तो वो लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है. लेट अस से कि ये तो है A, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2, 4 एंड 7. और वो दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, -5 एंड 8. और बीच में कहीं yz प्लेन है. बीच में कहीं क्या है, yz प्लेन. लेट्स से कि ये मेरा yz प्लेन है, ये मेरा yz प्लेन है. ओके, दिस इज माय yz प्लेन. लेट्स से कि ये वो पॉइंट है जहां से वो पास करती हुई जा रही है. आप समझ पा रहे हो, मतलब इसके आर पार जा रही है, ये इस प्लेन के आर पार जा रही है. तो लेट्स से ये वो पॉइंट है जहां से वो लाइन जो है इसको काटती हुई जा रही है. ये P पॉइंट है. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स
नहीं निकालना है, ये रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है। तो लेट्स से द रेशियो ऑफ डिवीजन इज, क्या माना हमने, लैम्डा इज टू 1, लैम्डा इज टू 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, जब रेशियो गिवन होता था तब पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना आसान होता था, तो जब पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन होगा तो रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना आसान होगा। तो हमारा टारगेट है पहले पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल ले और उसके बाद रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना आसान होगा। पॉइंट ऑफ डिवीजन कैसे निकालें? पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालने के लिए दो तरीके हमारे पास। एक तरीका ये है कि लाइन की इक्वेशन बनाओ, क्योंकि 2 पॉइंट्स गिवन है, और प्लेन की इक्वेशन तो गिवन है, नहीं गिवन है, गिवन है। देखो वाईजेड प्लेन की इक्वेशन हमने बनाना सीखा था, याद करो। एक तरीका वो है ना। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन होंगी, तो उन दोनों को किसी में से कुछ सब्स्टिट्यूट उसमें करेंगे, उसमें से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमको उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। एक बार पॉइंट मिल गया तो रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना आसान। एक तरीका ये, थोड़ा सा हम डायरेक्ट चलेंगे इस पूरे प्रोसेस को, एक्चुअली हम करेंगे वही, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल लेंगे यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। आपको सर रेशियो ऑफ डिवीजन तो गिवन है ही नहीं, अरे हमने मान लिया ना लैम्डा इज टू 1, अब वही रेशियो ऑफ डिवीजन है हमारे लिए, बस लैम्डा निकल गया तो हमारे लिए रेशियो ऑफ डिवीजन भी निकल गया। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन बता सकता है कोई इस लैम्डा इज टू 1 रेशियो को मानते हुए? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पी का, बोलो? -0। एक मिनट, आप भूल जाओ कि ये वाईजेड प्लेन है, आप भूल जाओ कि ये वाईजेड प्लेन है, ये कोई भी प्लेन है ना, ये कोई भी प्लेन है। आप तो ये मानो ये 3 पॉइंट्स है एक लाइन पे, ये 3 पॉइंट्स है एक लाइन पे, एक P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और P इस AB को लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहे हैं, बस इतना याद रखो। तो बोलो कैसे निकालते थे? -2 × 1 -2 प्लस 3 × 1 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी कि लैम्डा प्लस 1। ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बोलो समझ आया? थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं, चलो देखो यहाँ लिख देता हूँ। मान ले, चलो ऐसे मान लेता हूँ, पी पॉइंट के इधर फिगर के अंदर लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं मान लेता हूँ पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1 और z1। ठीक है, अब x1 कैसे निकालेंगे बोलो? -2 × 1 यानी -2 प्लस 3 × लैम्डा 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज यानी कि लैम्डा प्लस 1। कोई डाउट? चलो y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y1 बोलो कैसे निकालेंगे? 4 × 1 4 प्लस -5 × लैम्डा -5 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। एंड व्हाट अबाउट z कोऑर्डिनेट बोलो? अब आप अपने आप तो z कोऑर्डिनेट 7 1 जा 7 प्लस 8 लैम्डा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज दैट इज लैम्डा प्लस 1। तो ये हमारे पास p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसको किसी के बराबर रख सकते हैं, पर इसमें से x कोऑर्डिनेट को बराबर रख सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि मेरे को घूमती फिरती इंफॉर्मेशन मिली कि ये तो YZ प्लेन है, ये तो YZ प्लेन है, और YZ प्लेन पर लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज इक्वल टू, भाई आई कैन नॉट से अबाउट द y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, इट कैन बी एनीथिंग, बट x कोऑर्डिनेट हैज टू बी 0 बिकॉज द प्लेन इज YZ प्लेन. So I will compare the x coordinate equal to 0. That is it. Find the value of lambda, put it in the given ratios and you'll get your answer x1 y1 z1. और एक नहीं, पहली बात तो सुनो, लैम्डा निकलते ही सारा काम हो जाएगा। हमको पॉइंट ऑफ डिवीजन थोड़ा चाहिए, लेकिन अगर दो क्वेश्चन हो, लेटर से 2 क्वेश्चन हो, रेशियो ऑफ डिवीजन के साथ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी पूछ ले तो लैम्डा के बाद आगे और सॉल्व कर लेना। यहाँ पे तो लैम्डा आते ही आंसर आ गया। चलो इसको इक्वेट करेंगे 0 से, सो इट विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. So you'll get -2 plus 3 lambda, -2 plus 3 lambda equal to 0. तो 3 lambda equal to 2, तो lambda equal to 2/3। अब आपका रेशियो ऑफ डिवीजन आपने क्या माना था बताओ? lambda is to 1 ये माना था, lambda is to 1 माना था बेटा, और lambda की वैल्यू क्या आई? 2/3:1। इसमें अगर मैं पूरी रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाऊं, तो आंसर इज 2:3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताओ कितना आसान था? बस सेक्शन फॉर्मूला याद हो माइंड में। अब आप पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल सकते हो। कैसे? इसकी लैम्डा की वैल्यू देखो, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा, उसको तो दोबारा से क्या पुटअप करना है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुटअप करके तो लैम्डा निकाला है, तो अब लैम्डा वही पुटअप करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 2/3 आई है ना, बताओ एक कोऑर्डिनेट निकाल के बता देता हूँ। 4 - 5 × 2/3 कितना होता है? 15/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 5 × 2/3 सॉरी 10/3 यस 5 × 2/3 10/3 डिवाइडेड बाय
और 2/3 प्लस 1, सो इट इज इक्वल टू 4 3 12 माइनस 10 2, और 3 3 तो कट जाएगा, 2 3 1 या 3 एंड 2 5, 2/5। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई 2/5, यानी कि ये इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, y कोऑर्डिनेट क्या है 2/5, एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द z कोऑर्डिनेट। तो एक बार लैम्डा निकल गया तो रेशियो ऑफ डिवीजन तो क्लियर है लैम्डा आते ही, और यू कैन इवन फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, इज दिस क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे? ठीक है, अब सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। तो मैं ये फिगर बनाए रहने देता हूं। अब बस सेकंड पार्ट में क्या है, वो वाईजेड प्लेन नहीं है, वो कोई कस्टमाइज प्लेन है जिसकी इक्वेशन गिवन है ना? वो कोई कस्टमाइज प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमको गिवन है। सो देखता हूं मैं इसमें से क्या क्या पार्ट डिलीट करता हूं। किया था किसी ने रेशियो ऑफ डिवीजन वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट? यही वाला वाईजेड प्लेन ही किया है। वेरी गुड प्रगति। तो थोड़ा बहुत क्या याद रखना पड़ता है। करवा दिया था रेशियो डिवीजन वाला, करवाया था? एक्चुअली याद भी नहीं रहता ना, क्यों याद इसलिए नहीं रहता, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, और फिर अब सेक्शन फॉर्मूला करवाया तो था ऑब्वियसली, लेकिन अब 10th में करवाया था कि 9th में करवाया, ओ 11th में या 12th में, इसलिए भूल जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे? हाँ, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स चेंज करके मुझे बता दो आप ही क्वेश्चन पेपर से देखकर कि इसके सेकंड पार्ट में क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। लैम्डा इज टू 1 ही मानूंगा वो तो, देखो मेरे पास भी पेपर है। हाँ, -6 7 एंड 2, एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -4 कोमा 0 -4 कोमा। तो वो भी उतना ही आसान है, कुछ फर्क नहीं है ना। ऑप्शन में मैंने इसलिए दिया ताकि सेम पैटर्न की क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे मत मानना कि एग्जाम में ये ऑप्शन में आएगा। एग्जाम में ऐसे ऑप्शन में नहीं आएगा, आप ऐसे ही मान के चलो, फिर आ जाए तो वो आपकी किस्मत है, बट आप मत मान के चलो, है ना। वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन जो हो सकती है वो लेके चलो आप, तो उससे जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, कोचिंग की चाबी दिस इज ओके। नाउ सी, अब x1 y1 z1 पहले की तरह निकालो। बोलो प्रियांशी विजय, यू विल से द x1 कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। बोलो -6 प्लस 0 लैम्डा, तो -6 ही लेने देना, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, राजा बता भाई y कोऑर्डिनेट। हाँ, +4 हो जाएगा, तो माइनस थोड़ा लगता है, बीच में तो प्लस ही लगता है ना। फॉर्मूला में x1 x2 और m2 x1 के बीच में तो प्लस साइन ही होता है, माइनस साइन थोड़ा होता है, तो फिर माइनस ही रहेगा ना। माइनस कब होता था? जब एक्सटर्नल डिवीजन होता था, अभी तो इंटरनल डिवीजन ही है। हाँ, तो फिर बोलो 7 बन जा 7 एंड -4 इंटू लैम्डा, तो ये -4 लैम्डा डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोस लैम्डा प्लस 1। व्हाट अबाउट z कोऑर्डिनेट? प्रियांशी शर्मा बोलो 2 + 4 लैम्डा, बस इतना ही, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस लैम्डा प्लस 1। ओके, वो पॉज हो गई ना, मुझे लगा कि बोल दिया उसने। ठीक है, सो हेयर वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इंफॉर्मेशन आई उड़ती फिरती कि ये जो प्लेन है ये कस्टमाइज प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमारे पास है। देखो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये है कि लेट्स से कि ये तो है प्लेन, और इस प्लेन, इसको सपोज करो प्लेन पाई मान लूं, तो इस प्लेन पाई की इक्वेशन है हमारे पास क्या, 2x - 7y 2x - 7y प्लस z इक्वल टू 11 लिख दूं शॉर्ट में, 11 उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये प्लेन की इक्वेशन है, राइट? हमारे पास x1 y1 z1 के कोऑर्डिनेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। मुझे बताओ ये जो p पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है, क्या वो उस प्लेन पे लाई नहीं करता? करता है। तो इस प्लेन पे जो भी पॉइंट लाया करता है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये p पॉइंट भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में इस प्लेन की इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा, बिकॉज इट विल सेटिस्फाई, एंड जैसे पुट अप करूंगा लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ जाएगा तो पॉइंट ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन तो क्लियर हो जाएगा, एंड इवन यू कैन आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन इफ यू वांट। ठीक है, चलो तो मैं क्या करूंगा, ये मेरी प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास, 2x - 7y प्लस z है क्या वो? हाँ z है, z इक्वल टू 11। तो आई विल पुट द coordinates x1 y1 z1 in this equation because the point p also lies on the plane. तो 2 into
एक्स कोऑर्डिनेट पुटअप करूंगा। चाहो तो आप दो स्टेप में कर सकते हो। पहले तो आप कैसे पुटअप करो कि पी पॉइंट लाया कर रहा है और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माना, x1 y1 z1। तो आप पहले स्टेप में 2x1 - 7y1 प्लस z1 इक्वल टू 11 करो, और सेकंड स्टेप में फिर आप x1 y1 z1 की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पुटअप करो, और चाहो तो आप डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू भी पुटअप कर सकते हो। बोथ थिंग्स आर करेक्ट, है ना। 2 इंटू बोलो क्या लिखेंगे, -6 प्लस लैम्डा प्लस 1, -6 डिवाइडेड बाय सॉरी, एंड -7 y1 यानी कि 7 - 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, and z coordinate is 2 plus 4 lambda divided by lambda plus 1 equal to what, 11। चलो lambda plus 1 lambda plus 1 lambda plus, ये तो हो जाएगा LCM, है ना। 2 into -6 is -12, -7 into 7 is माइनस का 49, and -7 into -4 lambda is plus का 28 lambda, and here simply 2 plus 4 lambda, let us say lambda plus 1 LCM आके उधर 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 lambda प्लस 11। यहाँ तक कोई डाउट? चलो लैम्डा लैम्डा एक साथ ले जाएं, तो 28 लैम्डा है और 4 लैम्डा है, 32 लैम्डा, और 11 लैम्डा इधर आएगा, तो 32 में से 11 गए तो कितने लैम्डा बचे, 21 लैम्डा बच गए। कांस्टेंट क्वांटिटीज काउंट करते हैं, तो -12 - 49 इज 59, 61, माइनस का 61, -61 में 2 घटा दो क्योंकि +2 है, तो -40 नहीं -59 जब उधर जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू प्लस का 59, एंड प्लस का 59 11 से मिल जाएगा, so it will be equal to 70। so here we have the value of lambda equal to 70 divided by 21, which can be cancelled out by 7। तो 7 से cancel out करके you will get your answer 10/3। all right, एक मिनट होल्ड करो, नोट करो एक बार आप लोग। ओके, नो प्रॉब्लम। तो लैम्डा की वैल्यू क्या है फाइनल, 10/3। तो लैम्डा की वैल्यू अगर 10/3 है, सो योर रेशियो ऑफ डिवीजन विच यू कंसीडर्ड लैम्डा इज टू 1, ये माना था आपने, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/3:1 विच इज इक्वल टू 10:3। ये तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इफ यू वांट कि नहीं सर मुझे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी चाहिए, तो लैम्डा की वैल्यू 10/3 इधर, इधर और इधर, इधर और इधर पुटअप करो, यू विल गेट योर पॉइंट ऑफ डिवीजन x1 y1 z1। ठीक है, तो रेशियो ऑफ डिवीजन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल नॉट, उसको छोड़ना नहीं है, उसको माफ नहीं करना है ना, सजा दे के सजा देना है, दैट मीन्स करना है उसको, है ना। क्लियर, चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू किड्स, द प्लेन x/a y/b plus y/b plus z/c equal to 1 meets the coordinate axis at the points a, b and c respectively. d and e are the midpoints of a, b and ac. Okay, find the coordinates of the midpoint of d, e। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक रफ फिगर बना दो और खत्म है सारा। ठीक है, मिड पॉइंट की बात मैं बता देता हूं। मिड पॉइंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, यू नो, मिड पॉइंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो चलो पहले उसी पे बात कर लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, उसका कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड क्योंकि 3D में आ गए यहाँ पर अपन, तो z1, एंड इसका x2 y2 एंड z2। और अगर कोई मिड पॉइंट है, कोई अगर मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने होते हैं, तो मुझे बताओ अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होगा, तो फिर x1 into 1, यस कम इन, x1 into 1 भी x1, x2 into 1 भी x1। तो अगर ऐसा है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डायरेक्टली रेशियो वेशियो बिना सोचे, लैम्डा वैम्डा बिना सोचे निकाले जा सकते हैं, दोनों का एवरेज, दोनों का। तो x1 और x2 का एवरेज क्या होता है, x1 plus x2 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा। y1 का एंड y2 का एवरेज इज y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z1 plus z2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन स्ट्रेट अवे आ जाता है। मिड पॉइंट की अगर बात करें, दोनों को जोड़ो, डिवाइड करो 2 से, ठीक है, ये काम इसमें करना है। ये क्या कह रहा है कि एक प्लेन है बेटा जो इन कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी को इधर 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 काटता है। तो लेट्स से कि ये मेरा प्लेन, सॉरी ये मेरा 3D स्पेस है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस,
और प्लेन जब कोड इंटरसेप्ट फॉर्म में हो तो हम ऐसा प्लेन बनाते थे, याद करो, ऐसे बनाते थे। वैसे तो अपन उसको रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम टाइप बनाते थे और ऐसे ट्रायंगुलर शेप बना देते थे, है ना, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है। तो लेट्स से वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटता है, ए पर, वाई एक्सिस को कहाँ पे काटता है, बी पर, एंड जेड एक्सिस को कहाँ पे काटता है, सी पर। और आपको इंटरसेप्ट्स भी दिए हुए हैं, कहाँ से, उसकी इक्वेशन से। इसकी इक्वेशन क्या है प्लेन की, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। ये मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये इस प्लेन की क्या है, इक्वेशन। सो एक्स के नीचे जो होता है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई के नीचे जो होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, जेड के नीचे जो होता है वो जेड इंटरसेप्ट होता है, प्रोवाइडेड दैट आरएचएस में 1 हो। तो आरएचएस में 1 है, तो दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया, एक्स इंटरसेप्ट क्या आ गया, बोलो, ए। एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू ए, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू बी, एंड जेड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी। तो यहां तो इजीएस्ट इक्वेशन गिवन है, तो आपने एबीसी नोट कर लिया। कई बार हो सकता है कि इक्वेशन थोड़ी घूम फिर के गिवन हो, जैसे इस तरीके से गिवन हो, 2x/3 एक प्लस y डिवाइडेड बाय -7 प्लस -3 z डिवाइडेड बाय 2/3 इक्वल टू, इधर भी 1 ना गिवन हो 10 गिवन हो, तो आपको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको इस फॉर्म में, और उसके बाद एबीसी निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा गिवन हो कि सर ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, हो जाएगा कबाड़ा। ये एबीसी अभी बिल्कुल नहीं, वो तो सिंपलेस्ट गिवन था तो हमने एबीसी डाल दिया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। मैं सारी केसेस लेके चल रहा हूँ भाई, ये इजीएस्ट ना देके घुमा फिरा के भी आपको वो इक्वेशन दे सकता है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास एबीसी स्ट्रेट अवे गिवन है। सो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अगर ये दूरी ए है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी, ये दूरी अगर बी है, वाई इंटरसेप्ट बी है ना, चेक करो वहां पे, एंड जेड इंटरसेप्ट सी है, तो ये दूरी अगर सी है, सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, a, 0, 0. What are the coordinates of point B? 0, B, 0. And what are the coordinates of C? 0, 0, C. यहां तक कोई डाउट नहीं है, ओके। अब आपसे आगे की क्या कहानी कही उसने, कि D and E are the midpoints of AB and AC. AB कहाँ है, A, B, ये रहा, तो A को B से कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड है ऑलरेडी, इसका मिड पॉइंट क्या है, D, और E किसका मिड पॉइंट है, बोलो, AC का, AC का है, तो A और C का मिड पॉइंट है E, फाइन। तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। इस D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, अभी अभी बताया ना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, एवरेज लेके। तो बोलो a + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी a/2, तो x कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर 0 + b डिवाइडेड बाय 2 यानी कि b/2 y कोऑर्डिनेट, एंड 0 + 0 वही 0 हो जाएगा, तो ये d के आ गए। चलो सिंपली मुझे e के बता दो, a + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी a/2 एंड 0 एंड c/2। अब किस किस का मिड पॉइंट है, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब सारा काम हो गया। अब उसने क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ DE। अब D और E को भी कनेक्ट करो, D और E, ये ले मैंने D और E को भी कनेक्ट कर दिया, मोस्ट प्रोबेबली तो ये ओरिजिन ही होगा, चेक करते हैं। इन दोनों का मिड पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली ओरिजिन ही होगा, ऐसा लग रहा है, पर फिर भी लेट्स फाइंड आउट, है ना। तो चलो a/2 + a/2, a का आधा, एक मिनट, a/2 + a/2, 2a/2 यानी a, इसका आधा a/2 यानी ओरिजिन नहीं है, लग रहा है ओरिजिन है बट ओरिजिन नहीं है, ओके। तो वही गलती हम ना करें ना। अब ये इस फिगर में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो लेट्स से कि हम यहाँ पे, चलो कहीं भी निकालो, लेट्स से कि ये इसका पॉइंट a/2 + a/2 a का आधा आ रहा है ना, तो ये लाइन मतलब यहाँ से कहीं से जाएगी, देखो ये लाइन यहाँ से कहीं से जाएगी, ऐसे मान लेते हैं ना, और इसका मिड पॉइंट कहीं मान लो ये रहेगा, है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, हमको तो फिगर से मतलब है ना। चलो तो a/2 + a/2 यानी a का आधा, a/2 सॉरी, a नहीं, a का आधा चाहिए, a/2। चलो y कोऑर्डिनेट 0 और b/2 यानी b/2, और b/2 का भी आधा b/4, नहीं तो फिर कस्टमाइज्ड मिड पॉइंट आ रहा है, देखो बिल्कुल, है ना, कोई स्टैंडर्ड नहीं आ रहा भाई 0 0 0 या ऐसे कुछ, तो आपको निकालना ही पड़ेगा, c/2 + 0 यानी c/4। दिस इज योर फाइनल आंसर।
अब इस क्वेश्चन में x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी गिवन था, तो जो मिड पॉइंट्स या डीई के जो मिड पॉइंट्स जिसकी अपन बात करें, लेट्स से कि ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आए वो ए बी सी की फॉर्म में आए ना, a बाय 2 b बाय 4 एंड c बाय 4। किसी और इक्वेशन में न्यूमेरिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन हो, जैसा भी मैंने एक इक्वेशन कुछ भी दे दी थी आपको x डिवाइडेड बाय 3, तो उसमें फिर कोऑर्डिनेट्स भी न्यूमेरिक आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई एबीसी नहीं होगा। अभी तो एबीसी है, तो एबीसी की फॉर्म में मिड पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, a बाय 2 b बाय 4 c बाय 4। कर लोगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मिड पॉइंट का? जनक आपके पास कोई शीट नहीं है? राजा ने तो एग्जाम भी कहाँ दिया था, राजा तो क्या है, विदाउट एग्जाम दिए ही पास है ना राजा? बोलो। चलो आप लोग कनिष्का की शीट और आप लोग जनक की शीट लो, थोड़े हाथ पांव चलाओ, मेहनत करो, ये लो, थोड़ा दूर हो जाओ। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किया ही था हमने। हाँ ठीक है, कर दें डिलीट। अब क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो आ गया होगा, विदाउट फिगर भी समझ में आ जाएगा आपको, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो विदाउट फिगर फटाफट से खत्म करते हैं। वही प्लेन है, सेम वही इसी फॉर्म में गिवन है जैसा ऊपर गिवन है, तो वही ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट और ये हो गया जेड इंटरसेप्ट, और ये प्लेन जो है ओरिजिन से इतनी दूरी पर है, तो आपको शो करना है कि ये का सम ये होता है, ठीक है, इसके स्क्वायर का इसके स्क्वायर का इसके स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। जो आपको प्रूव करना है एक बार उसको भूल जाओ, एक बार उसको भूल जाओ। आपको गिवन इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि इस प्लेन से ओरिजिन की दूरी, इस प्लेन से ओरिजिन की जो दूरी है वो कितनी यूनिट्स हैं? टी यूनिट्स। तो ये एक पॉइंट है, ओरिजिन इज अ पॉइंट, और ये एक प्लेन है, तो प्लेन एंड पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला लगा दो, उससे कुछ तो बनेगा, और जो बनेगा वो वही बनेगा जो प्रूव करना है। फाइन, पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला लगा, ओके। तो कोई मुझे बताएगा कि पॉइंट और प्लेन के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला जो अपन कहते थे, d इज इक्वल्स टू, याद है कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो कार्टेशियन फॉर्म का ही बता दो फॉर्मूला, ax1 यस, by1 यस, cz1 यस, माइनस d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का सम का रूट, और एंड ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉडुलस, यही था। चलो पॉइंट ओरिजिन है, पॉइंट क्या है? ओरिजिन। सो x1 y1 z1 तो हो जाएगा, मतलब पॉइंट को अपन x1 y1 z1 मानते थे ना, मानते थे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,0,0। अब x1 y1 z1 0 है, तो देखो ये भी 0, ये भी 0 एंड ये भी 0, बचेगा क्या? माइनस डी, और माइनस डी का मॉडुलस क्या होगा? सिंपली डी, सिंपली डी होगा। तो अल्टीमेटली मुझे ये चीज निकालनी है, और वही मेरा पॉइंट ऑफ सॉरी वही मेरा डिस्टेंस है इन दोनों के बीच के, ठीक है। ये फॉर्मूला को कस्टमाइज कर दिया मैंने। चलिए एक बात बताऊं आपको, आपको याद हो तो जब अपन ने प्लेन स्टार्ट किया था, तो उसमें डी निकालने का फॉर्मूला यही था, आपने इवन नोट्स में भी लिख रखा होगा, स्मॉल डी निकालने का फॉर्मूला था ये, डी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, याद है? तो जब आप ओरिजिन से निकालोगे दूरी, और आप उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में पुटअप करोगे, तो भी वही फॉर्मूला निकल के आएगा जो स्टार्टिंग में अपन ने देखा था। अगर याद आ जाए तो सीधे भी रख सकते हो डी डिवाइडेड बाई ये, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले में पुटअप करके भी ये फॉर्मूला नया बना सकते हैं। अब डी चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए और सी स्क्वायर चाहिए। अच्छा एक और चीज, ये डी गिवन है कितना? पी यूनिट्स। ये डी कितना गिवन है? पी यूनिट्स गिवन है। चलिए अब बताओ डी ए बी सी कहां से निकलेगा? ऑब्वियसली प्लेन की इक्वेशन से निकलेगा। प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन क्या है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, ये गिवन है। इसको जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन से कंपेयर करो। जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, कुछ ऐसी होती है, ठीक है।
तो इसको इससे कंपेयर करें तो एक्स ए कैपिटल ए की वैल्यू 1/a आ जाएगी और कैपिटल बी की वैल्यू 1/b आ जाएगी एंड कैपिटल सी की वैल्यू 1/c आ जाएगी और डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। डी की वैल्यू 1 आ रही है, देखो चेक करो, ये डी तो है, ठीक है। तो वैल्यूज पुटअप करते हैं, डी की वैल्यू तो हो गई 1 और ए का भी स्क्वायर चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आई 1/a, ए की वैल्यू क्या आई बोलो चेक करो 1/a, बी की वैल्यू 1/b, सी की वैल्यू 1/c एंड डी की वैल्यू सिंगल 1। तो 1/a का स्क्वायर क्या होता है 1/a स्क्वायर, बी का क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर एंड सी का क्या हो जाएगा 1/c स्क्वायर इक्वल टू p, ठीक है। तो अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, या एक काम करते हैं कि सॉल्व करने से पहले रेसिप्रोकल कर देते हैं इस पूरी चीज का, सॉल्व करने से पहले इस पूरी चीज का क्या कर देते हैं, तो ये पूरी जो होल रूट वाली चीज है ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही न्यूमरेटर ही बचेगा। तो मैं सिंपली न्यूमरेटर वाला पार्ट लिख सकता हूं, बोल दो, ये आसान तरीका है ना इसको सॉल्व करने का, ठीक है। और आरएचएस का भी क्योंकि रेसिप्रोकल करूंगा तो पी का रेसिप्रोकल इधर से रूट हटाओ और उधर स्क्वायर कर दो, तो आपको जो चीज प्रूव करनी थी वो चीज आ जाएगी। इधर से रूट हट गया तो उधर स्क्वायर हो गया एंड 1/p का स्क्वायर क्या होता है 1/p स्क्वायर, यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव। 3 मार्क्स का ही था, सारे 3 मार्क्स का, यस ठीक है। अरे मार्क्स देने हैं राजा, हाथ में कुछ है आपके, अच्छा किया ही नहीं, ओके। चलें 8 क्वेश्चन पे, 8 क्वेश्चन तो शायद पहली एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ना 10.1 का, सॉरी 11.1, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Question number 8 is a straight line L makes an angle of 60 degree with the y-axis and z-axis also। तो 60 डिग्री ही y-axis के साथ है, 60 डिग्री ही, ऐसे नहीं कि सर 60 डिग्री y-z के साथ है तो 30-30 मान लें, y और z-axis का मिलके 60 डिग्री है, ऐसा नहीं है ना। ईच लिखा हुआ है, ईच का मतलब एग्जैक्टली वही सेम चीज डिवाइड होगी, है ना। देखो उस टाइम में स्टूडेंट के माइंड में क्या क्या बातें आ सकती हैं सब डिस्कस कर लेना, तो ऐसा मत करना, है ना। 60 डिग्री y एक्सिस के साथ 60 डिग्री z एक्सिस का, फाइंड द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन जब भी पूछे तो ऐसे मान लेना एंगल ही पूछ रहा है या फिर डीसी पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। डीसी भी इंक्लिनेशन ही कहेंगे, है ना भाई, कॉस थीटा होगा डीसी, तो इंक्लिनेशन निकालने की जगह अगर अपन एंगल निकाले या डीसी निकाले बातें की, बट क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो हम तीसरा भी फिर एंगल ही निकाल लेते हैं ना। तो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल विथ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है तो उसके डीसीज कैसे निकालते थे हम, याद है, डीसीज बोले तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल कैसे निकालते थे, उनको डिनोट किससे कराते थे, एल एम एंड एन से डिनोट कराते थे, एंड एल वाज इक्वल टू cos alpha and m was equal to cos beta and n was equal to cos gamma, and where alpha, beta and gamma are the angle made by the line with the corresponding x axis, y axis and z axis। तो x axis से तो पूछ रहा है हमसे, हमको पता ही नहीं है, सो इसको तो एज इट इज रहने दो। y axis से आपको गिवन है 60 डिग्री, सो इट इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, राइट। और z एक्सिस के साथ भी तो गिवन है cos 60 डिग्री, सो इट इज अगेन इक्वल टू cos 60 डिग्री। चलो जब आपको एंगल ही पता नहीं है x एक्सिस के साथ तो आप इसको सिंपली cos अल्फा ही रहने दें, लेकिन cos 60 तो आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज cos 60 1/2 एंड व्हाट इज अगेन cos 60 1/2। तो ये डीसीज आ गया, एंड किसी भी लाइन, किसी भी वेक्टर, किसी भी लाइन सेगमेंट के डीसी के स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 होता है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ये हमको पता है। हमको ये पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट 1। तो एल का स्क्वायर करूंगा यानी कॉस अल्फा का स्क्वायर करूंगा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा करूंगा, राइट, ठीक है। एम का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 एंड एन का स्क्वायर भी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इक्वल टू व्हाट 1। सो इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1, 1/2 उधर जाएगा, so it is equal to cos square alpha 1 minus 1/2 is 1/2, so cos alpha is equal to 1/√2
which will give me alpha equal to cos inverse 1 by root 2 and cos inverse 1 by root 2 is 45 degrees. 5 by 4 or 45 degrees. So the inclination made by the line with the x-axis will be equal to alpha, which is equal to 45 degrees. ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब इसका सेकंड पार्ट थोड़ा लेंदी मानो, लेकिन है बड़ा आसान। एक ट्राइंगल गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, दैट मींस मान लो ट्राइंगल एबीसी है तो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। चलें सेकंड पार्ट पे, कर दूं डिलीट। सो इन द सेकंड पार्ट वी आर गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है वर्टिसेस के। वर्टिसेस मतलब ए बी सी आर द वर्टिसेस। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 5, -4। बी के बोलना, ठीक है बोलना -1, 1, 2, एंड सी के बोलना कोमा -2, -5, -2। ओके, अब क्या पूछ रहा है हमसे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड। साइड कौन कौन सी होगी? ए बी बी सी ए सी, तो ए बी का डायरेक्शन कोसाइन, बी सी का डायरेक्शन कोसाइन, ए सी का डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले डायरेक्शन रेशियो निकलेगा और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए बी निकालो पहले, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ बी सी निकालो एंड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए सी निकालो। तो डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं डी आर्स, ठीक है। तो डी आर्स ऑफ, गॉड ब्लेस यू, डी आर्स ऑफ ए बी, बोलो डी आर्स ऑफ ए बी, एक एक करके निकालते हैं। तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो -1, -3, -4, कॉमा 1, -5, अगेन -4 एंड 2 -4 यानी कि 6। ये ए बी निकल गया। डी आर्स ऑफ बी सी बोलना -5 -1, टर्मिनल माइनस इनिशियल का वाला कॉन्सेप्ट याद रखो है ना। -5 -1 यानी -4 अगेन, -5 -1 -6 हो जाएगा ये, एंड -2 -4 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट ए सी? ए सी, तो ए सी यानी सी माइनस ए करोगे, -5 -3 -8, कोमा -5 -5 -10, कोमा -2 -4 यानी -2 + 4 यानी कि +2। ठीक है, जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको इसको कुछ क्वांटिटी कंज्यूम करना है। कैसे? जैसे इसको ले लो आप, वैसे तो एबीसी मानते हैं बट 3 है, तो A1 B1 C1, और दूसरे का क्या हो जाएगा A2, क्योंकि रेशियोस को एबीसी मानते थे एंड कोसाइंस को LMN मानते थे, राइट। तो A2 B2 एंड C2, और इसको क्या ले लेंगे A3 B3 C, मतलब पहले ये ले लेंगे फिर बाद में वैल्यूज रखेंगे। अभी हमने पहले वैल्यूज रख ली और बाद में अज्यूम कर रहे हैं ना, कुछ क्वांटिटी तो अज्यूम करेंगे ना। चलिए, तो अब आपको लेकिन डीआरस नहीं चाहिए, उसने क्या कहा डीसीस चाहिए। क्या चाहिए? डीसीस। तो लेट्स से कि पहले वाले का डीसी निकालते हैं। तो डीसीस ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी का डीसीस क्या होगा? अज्यूम क्या करोगे? L1, M1, N1। अभी निकालेंगे कैसे? ये तो अज्यूम कर लिया हमने। L1 M1 N1 कैसे निकालें? सपोज करो L1 निकाल रहा हूं, तो L1 विल बी इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 को। एक बार के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर सीधे कैलकुलेशन करते हैं, राइट। चलो, तो A1 क्या है? -4 डिवाइडेड बाय इनका स्क्वायर, एंड -4 का स्क्वायर 16, फिर -4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? -4 डिवाइडेड बाय 16 16 32 एंड क्या कुछ गलत हुआ क्या? हाँ, 32 एंड 36 68, एंड √68 को क्या लिख सकते हो? 4 से 4 × 17 होता है ना, तो 4 बार आएगा तो 2 बन जाएगा, 2 ऊपर -2 से भी कट जाएगा, तो -2 बाय √70। तो ये तो केवल एक बीसी आया है, आपको 12 निकालने हैं। L1 M1 N1 L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3। अब फटाफट निकाल लें, फॉर्मूला समझ में आई गया। तो L1 बताओ, M1 कैसे निकलेगा?
m1 निकालने के लिए b1 डिवाइडेड बाय ये कर देंगे, तो b1 क्या है -4 और डिवाइडेड बाय तो √17 ही आएगा, तो फिक्स हो गया ना भाई। a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर का ही तो सम का रूट करोगे, तो b1 हो जाएगा वही सेम, नहीं सेम नहीं होगा, सुनो वो √68 होगा, हाँ तो सेम ही होगा, -2 बाय, मतलब वही लिखूंगा मैं -4 बाय, एक बार के लिए लिखूंगा -4 बाय √68, जो कट के क्या हो जाएगा -2 बाय √7। तो थोड़ा सा लेंदी जरूर है बट है इजी, है ना। n1 बोलो, तो अब की बार 6 डिवाइडेड बाय √68 करोगे बोलो, एंड 6 डिवाइडेड बाय √68 करोगे तो 2 बाहर आएगा, तो ऊपर 3 बचेगा, 3 डिवाइडेड बाय √17। तो ये तो केवल डीसीज ऑफ ए बी मिला है अभी मुझे, डीसीज ऑफ ए बी मिला है। चलो डीसीज ऑफ बीसी की बात करते हैं, तीनों लाइन सेगमेंट का निकालना, डीसीज ऑफ बीसी, ठीक है। उसको किससे डिनोट कराएंगे अपन, L2 M2 और N2। अब शॉर्ट में बता दो जल्दी से कैलकुलेट करके, तो L2 में A2 ऊपर रहेगा यानी -4 ऊपर रहेगा, और इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर के सम का रूट, तो -4 का स्क्वायर 16, 16 36, अच्छा सेम ही आएगा, तो √68, √68, तो ये तो वही हो गया -2 बाय √17। चलो L2 आ गया, तो M2 बताओ, M2 में -6 डिवाइडेड बाय √68, तो ये हो जाएगा -3 बाय √17, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट N2, यहाँ लिख देता हूं मैं N2, N2 क्या आएगा -4 बाई √68, यानी कि वही सेम जो L2 आया था वही N2 आएगा, यानी -2 बाय √17। तो ये आ गया डीसीज ऑफ बीसी। एक लास्ट और निकालना है अपने को, डीसीज ऑफ क्या एसी, डीसीज ऑफ एसी। तो डीसीज ऑफ एसी को किससे डिनोट कराएंगे, L3 M3 और N3 से। तो यहाँ निकालता हूं मैं सबसे पहले L3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं बाय फॉर्मूला क्या होगा बताओ, A3 डिवाइडेड बाय वो है ना, तो A3 क्या है हमारे पास -8, तो -8 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर क्या आएगा 64 164 √168, ओके। √168 क्या होगा सॉल्व करने के बाद, 4 4 जा 16 42, 42 में फिर क्या आता है 2 इंटू 21, 2 इंटू 3 इंटू 7, तो √42 तो √42 ही रहेगा ना। √42 क्या होता है 2 3 जा 6 7 जा 42, सॉल्व नहीं होता है, तो 2 √42, √168 इज 2 √42, सही किया ना, हाँ। तो 2 तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाय √42, ठीक है। चलो L3 आ गया, M3 कैसे निकालूंगा, -10 डिवाइडेड बाय √168, फाइन। और अब फिर 2 √42 करेंगे तो -5 डिवाइडेड बाय √42, एंड N3 और निकाल लो, तो N3 क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √168, और 168 √168 मतलब 2 √42, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय √40, ओके। तो 12 आंसर्स है मेरे पास, पहला दूसरा तीसरा डीसीज ऑफ ए बी, फिर चौथा पांचवा छठा ये डीसीज ऑफ बीसी, एंड लास्ट में ठीक है सातवां आठवां, और नहीं 12 क्यों होंगे, 9 ही तो होंगे, 9 ही होंगे, 9 सॉरी 9 ही होंगे, तो ये हो जाएंगे डीसीज ऑफ एसी। मतलब किया तो सही है, बट है ना उसने ना एबीसी ट्रायंगल में ओरिजिन मान लिया और एओ बीओ सीओ उसी के रेशियोज निकाल दिए, उसी का वो मैग्नीट्यूड निकाल के और उसी का डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिया। एक्चुअली तो वही होता है, एक्चुअली तो वही होता है। मुझे एक चीज बताओ, आप लाइन सेगमेंट ए बी सुनो, इसको डिलीट कर दूंगा, एक बार बात बताओ, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी है आपके पास, ए बी, ठीक है। तो आप ए बी के डी आर्स कैसे निकालते हो, आप ओरिजिन से पहले वेक्टर एओ बनाते हो, एक मिनट, वेक्टर एओ बना देते हो, ठीक है। वेक्टर एओ बना देते हो, मतलब ओ ए बना देते हो, फिर ए बी बना देते हो, और ओ बी बना देते हो, ऐसे ही तो बनाते हो। अब ट्राइंगल लॉ से क्या होगा, अब देखो वेक्टर ओ बी की वैल्यू हो जाएगी ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। अब आपके पास वेक्टर ए बी तो आप बना सकते हो,
वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वाले कंडीशन से। तो आपको वेक्टर ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ से इस वाले तरीके से आपको वेक्टर ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ा, ओ ए को उधर भेजोगे तो वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। अब वेक्टर ओ बी कैसे निकालोगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो हैं और ओरिजिन तो 0 0 0 है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 माइनस करेंगे तो वही बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, बी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स है माइनस उसी तरीके से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं बी पॉइंट में माइनस, मतलब बी माइनस ए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, टर्मिनल माइनस इनिशियल, बट ओरिजिनल तरीका तो वही है जो प्रगति ने किया। ठीक है, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, इवन ज्यादा भी दे पाता तो मैं ज्यादा भी दे सकता था। हाँ हाँ, आंसर थोड़ा डिफरेंट था। आंसर डिफरेंट इसलिए आया होगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो आप चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ है। नहीं मतलब जो अपने आया ना उससे एक भी आंसर मैच नहीं हो रहा। एक भी नहीं मैच हो रहा, दिखाओ। वेक्टर ए ओ 3i के 5j के माइनस ओ के, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आपने एओ का ही मैग्नीट्यूड निकाल दिया, वो गलत है, आपको ए बी का, बी सी का और ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो फिर तो गलत है। बट इट वाज ए बोल्ड अटेम्प्ट, तो आप हाफ मार्क्स दे दो, यानी कि 1.5 आउट ऑफ 3। ठीक है, तो बस आपको इतना और करना था बेटा, आपने जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एओ निकाला ना, उसकी जगह आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी निकालना था। और ए बी वेक्टर का पहले आप वेक्टर ए बी निकालते, वेक्टर ए बी कैसे निकलता, अभी ऊपर निकाल के बताया मैंने कैसे, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। आपने देखो वेक्टर ओ बी तो निकाल ही लिया था और वेक्टर ओ ए तो निकाल ही लिया था, उसको उसमें से माइनस करना था और वेक्टर ए बी निकालना था। एक बार वेक्टर ए बी निकाल गया, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए था। आपने तो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, जबकि उन पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, उस साइड का, ट्रायंगल की साइड का मैग्नीट्यूड निकालना, बस ये करना। ठीक है, क्लियर, चले आगे। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th अब रखे रखा है क्वेश्चन है आपके बुक के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, नहीं 9th डिफरेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स 9th को इंपॉर्टेंट मार्क करो बेटा। Find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from this point to this line। ठीक है, एक लाइन है मेरे पास, लेट्स से कि ये लाइन है, लाइन L, और इस लाइन L की इक्वेशन है मेरे पास क्या, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू z प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। और एक पॉइंट है मेरे पास कहीं पे स्पेस में, लेट्स से ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स से कि ये P पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स के गिवन है 0, 2, 3। और आपको ये कह दिया गया है कि इस पॉइंट P से इस लाइन पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कर दिया है ना। एक काम करते हैं, उस पॉइंट को तो मान लेते हैं A, और परपेंडिकुलर जहां बना उसको मान लेते हैं P। इसको तो मान लेते हैं A, और परपेंडिकुलर जहां पे फॉल हुआ उसको मान लेते हैं P। अब आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यानी कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका टास्क है। फाइन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन। लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो उसने उस लाइन को कहां पे जाके इंटरसेक्ट किया, उस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो अभी मेरे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं है ना, है क्या, नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं x1 y1 z1, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेता हूं, x1 y1 z1। कोई डाउट यहां तक? अब ये पॉइंट P जो है इस लाइन L पे लाई कर रहा है, पॉइंट P जो है लाइन L पे लाई कर रहा है क्या, तो लाइन L की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, करेगा, तो करवाओ। तो लाइन L की इक्वेशन जो है उसमें मैं पुटअप कर रहा हूं, इस लाइन L की इक्वेशन में मैं पुटअप कर रहा हूं पॉइंट P को, क्योंकि वो उस पर लाई कर रहा है। तो x प्लस 3/5 की जगह क्या हो जाएगा, x1 जो भी मैंने माना है उस हिसाब से, x1 प्लस 3/5 इक्वल टू, आगे बोलो, y1 माइनस 1/2 इक्वल टू, आगे बोलो, z1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, और इसको एक नॉन जीरो स्केलर लैम्डा के इक्वल मान लें, तो यहां से लैम्डा की टर्म्स में x1 y1 z1 आ गया।
x1 क्या आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3, y1 क्या आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z1 क्या आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस। तो आपके पास x1 y1 z1 तो आ गया है, बट एक प्रॉब्लम है, लैम्डा की फॉर्म में आया। बस लैम्डा पता चल जाए उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, राइट। तो लैम्डा कहां से पता चलेगा? अब लाइन सेगमेंट एपीबी तो है हमारे पास, लाइन सेगमेंट एपीबी तो है, तो लाइन सेगमेंट एपी की इक्वेशन बना सकते हो। अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो 2 पॉइंट वाली फॉर्म में इक्वेशन कैसे बनाते थे? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। तो चलो अपन ने x1 y1 z1 इसको माना है, तो उसको ले लेते हैं x2 y2 z2, है ना। इसको क्या ले लेते हैं? x2 y2 z2। ठीक है, तो उस इक्वेशन, उस लाइन सेगमेंट एपी की इक्वेशन क्या निकलेगी बोलो? इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट एपी, एपी सेगमेंट एपी, क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास कर रही है तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1, x माइनस x1। x1 किसको माना है आपने? x1 तो आपके पास है ही नहीं, चलो ठीक है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। x2 किसको माना है? 0, तो 0 माइनस x1 क्या हो जाएगा? माइनस x1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। y2 क्या माना है आपने? 2, तो 2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1। z2 क्या माना है आपने? 3, 3 माइनस z। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? बोलो, यहां तक कोई भी डाउट नहीं। अब सुनना, ये P पॉइंट तो जो है, जो P पॉइंट है वो AP पे भी लाया करता है, जो P पॉइंट है वो AP पे भी तो लाया करता है। तो P पॉइंट के जो ये कोऑर्डिनेट्स आए x1 y1 z1, जिसके वैल्यू ये है 5 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा माइनस, तो ये पॉइंट आप इधर भी तो पुटअप कर सकते हो, कर सकते हो। सही कर रहे हैं क्या? एक मिनट, इंटरसेक्शन करवाओगे तो इंटरसेक्शन नहीं करवा रहे। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इधर से कुछ सब्स्टिट्यूट करके उधर पुटअप करते हैं। अब अपने वहां से सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये x1 y1 z1 की जगह अगर मैं ये लैम्डा वाली वैल्यूज पुटअप कर दूं। अच्छा, एक चीज और, एक चीज तो भूल ही गए, एक चीज तो भूल ही गए, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों, तो इनके डीआरस के प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से सपोज करो मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 5 2 3, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? ये और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कर दो, a1 a2 करना है, यानी a1 क्या है? माइनस x1 इंटू 5 प्लस, हाँ अपॉन, हाँ देखो, जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही हो, मान लो ये है x1 y1 z1 और ये है x2 y2 z2, तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं? x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ऐसे बनाते हैं, इक्वल टू y माइनस। तो अब आपके पास x2 y2 z2 तो है ना, 0 2 3, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 0 माइनस x1 माइनस x1, 2 माइनस y1 2 माइनस y1 एंड 3 माइनस z1 3 माइनस z1। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो कर देते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 a2 तो कर दिया, b1 b2 यानी कि 2 माइनस y1 इंटू, उधर क्या है? b2 क्या है? 2 प्लस प्लस c1 क्या है? 3 माइनस z1 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 0। अब आपके पास x1 y1 z1 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, है कि नहीं है? पुट करो, लैम्डा निकालो, वापस पुट करो, हो गया काम। ठीक है, तो माइनस x1 की वैल्यू क्या है? पहले इसको चलो थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस x1 इंटू 5 को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? माइनस 5x1, 2 2 जा 4 एंड माइनस 2 y1, आगे बोलो 3 3 जा 9 एंड माइनस 3
z1 इक्वल टू 0। अब आप x1 y1 z1 की वैल्यू पुटअप करो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो x1 की वैल्यू है आपके पास 5 लैम्डा माइनस 3, ठीक है। y1 पहले ले लेता हूँ, -2 इंटू y1 की वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z1 की वैल्यू है -3। z1 की वैल्यू क्या है 3 लैम्डा माइनस 4। कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज क्या बची थी 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 यानी कि 13, उधर जाके हो जाएंगे माइनस। अभी इसमें से वापस कांस्टेंट क्वांटिटीज फिर से निकलेंगी, ठीक है। तो स्पेस यहाँ खत्म हो गया, यहाँ कर देते हैं इसके बाद। तो -5 इंटू 5 लैम्डा इज -25 लैम्डा, -5 इंटू -3 प्लस 15, -2 इंटू 2 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा एंड -2 1 जा -2, -3 इंटू 3 लैम्डा इज -9 लैम्डा एंड -3 इंटू -4 इज प्लस का 12 इक्वल टू व्हाट -13। तो लैम्डा लैम्डा काउंट करो, -25 -4 -29 -29 एंड 9 माइनस का 38 लैम्डा, कांस्टेंट क्वांटिटीज काउंट करो। तो 15 -2 इज 13, 13 प्लस 12 इज 25, उधर जाएगा तो -13 -25 कितना हो जाएगा टोटल माइनस का 38 ही हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो इधर पुटअप करो और आपके पास आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया 5 इंटू 1 -3 यानी कि 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3 एंड 3 इंटू 1 -4, सॉरी 3 इंटू 1 -4 इक्वल टू, so the foot of the perpendicular is 2, 3, -1 आंसर। याद करो, होता है बिल्कुल होता है, बट याद करो किसका होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो, बट वो किसका होता है। जब डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो। सबसे पहली बात तो वो कॉन्सेप्ट प्लेन का है, लाइन का नहीं है, ठीक है। और प्लेन का भी कॉन्सेप्ट तब है जब ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ, एक प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही हो तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का शॉर्टकट है LD MD एंड। सबसे पहली बात तो वो प्लेन होना चाहिए, दूसरी बात परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ होनी चाहिए। ना तो ये प्लेन है ना ही परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉ, परपेंडिकुलर किसी तीसरे पॉइंट से ड्रॉ हो रही जो कस्टमाइज पॉइंट उसने दिया है, और प्लेन नहीं है, लाइन है। तो लाइन में तो भूल जाना LD MD ND, डी आता ही नहीं है ना कभी लाइन में, डी कहां से लाओगे लाइन में, प्लेन में ही तो आता है, ठीक है ना, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बोलो कोई डाउट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। देखो सिंपली मैंने दोनों लाइन की इक्वेशन बना ली, एक की तो बनी बनाई है, दूसरे की कैसे बनाई, एक पॉइंट गिवन था, दूसरा कुछ भी मान लिया x1 y1 z1 मान लिया और इक्वेशन बना दी। दोनों के इक्वेशन बनाने के बाद जो नीचे रखी हुई चीजें होती हैं वो डीआरस होते हैं, डीआरस के प्रोडक्ट का सम 0 रख दिया, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। वहां से कुछ कुछ बन के आया और फिर मैंने उसमें उनको मर्ज किया, तो जो लैम्डा जो क्वांटिटी है वो सॉल्व हो गई, वो सॉल्व हो गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। और जनक जो आप कह रहे हो ना कि अपन इंटरसेक्शन कराएंगे, इंटरसेक्शन अपन कब कराएंगे, जब भी दो चीजें इंटरसेक्ट होती है तो दोनों का इंटरसेक्शन कराने का मतलब है इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन, जो भी दोनों चीजें इंटरसेक्ट हो रही है। लेट अस से लाइन लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है तो दोनों की लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। लेट अस से लाइन प्लेन से इंटरसेक्ट हो रही है तो उस लाइन की और उस प्लेन की इक्वेशन होनी चाहिए। और फिर करते क्या है, करते यही है कि यहाँ से कुछ लिया वहां डाला, या वहां से कुछ लिया यहाँ डाला। जरूरी नहीं है अभी मैंने यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल के उसमें पुटअप करी, आप उल्टा भी कर सकते हो, वहां से पुटअप करके यहाँ भी डाल सकते हो। जैसे क्लास 10th में 2 इक्वेशंस गिवन होती थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई फिक्स थोड़ा था कि इसी से सब्स्टिट्यूट करके उसमें डालो, उससे सब्स्टिट्यूट करके इसमें भी डाल सकते हो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का, कि दोनों की इक्वेशन या तो गिवन हो या बनाओ और फिर इधर से कुछ उठा के यहाँ डालो या इधर से कुछ उठा के यहाँ डालो, ठीक है, क्लियर, बड़े आगे। ओके, इसका सेकंड पार्ट, ये तो शायद ही किसी ने अटेम्प्ट किया हो, किया था क्या, किया आपने, इंटरनल रेशियो की बात कर रहे हो, इंटरनल रेशियो का तो बेटा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, 9th के फर्स्ट पार्ट में तो इंटरनल रेशियो का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। इंटरनल रेशियो तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन टू लाइंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड वेदर दे आर स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। सबसे पहले ये पता करेंगे
तो ये तो किसी एंगल से पैरेलल नहीं दिख रही। 6 और 1 का रेशियो -6 और -2 के रेशियो के बराबर और 1 के रेशियो बराबर बिल्कुल नहीं है। एक भी रेशियो फेल हुआ तो ये स्क्यू लाइन्स है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स एंड दैट टू इन द कार्टेशियन फॉर्म? याद है किसी को? बोलो। x2 माइनस डिटरमिनेंट बना रहे हो, डिटरमिनेंट बना रहे हो 3/3 का डिटरमिनेंट। ओके, x2 माइनस x1, यस। आगे बोलो। y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, यहाँ पे a1 p1 c1 a2 b2 c2। वेरी गुड प्रगति, आपको फॉर्मूला याद है। तनिषा फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपके लिए काम डबल होगा। पहले आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर वेक्टर फॉर्म से फॉर्मूला बनाएंगे। अब वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला भी बता दो इन केस जिन बच्चों का कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। हाँ बोलो बोलो, फॉर्मूला तो बोलो, क्या बोला है? a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और इसका मॉडुलस। ये किया आपने। अच्छा, अब ये फॉर्मूला अधूरा है प्रगति, इसको कंप्लीट करो। इसके प्रियांशी, सॉरी प्रगति कर रहा हूं मैं ना। हाँ, डिवाइडेड बाय इस डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड। किस डिटर्मिनेंट का मैग्नीट्यूड? जिसमें ऊपर आई के हो और ये ऐसा डिटर्मिनेंट बन जाए। तो वो कुछ ऐसा होता है b1 c2 माइनस b2 c1, ये सब कुछ होता है वो, है ना। तो हाँ, क्या बोलो? b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर। आगे बोलो प्लस ये गया ये गया, एक मिनट, ये गया तो दिस माइनस दिस करेंगे, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ होगा तो पहले a2 c1 करेंगे। a2 c1 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर। आगे बोलो a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला है जो थोड़ा सा भयानक तो है, ठीक है। एंड पुट एन एब्सोल्यूट वैल्यू साइन ऑल्सो, क्योंकि अंदर वाले ये जो साइन है ये तो डिटरमिनेंट के साइन है ना। अंदर वाले जो बार्स हैं तो डिटरमिनेंट निकालने के बार्स हैं। अब वो मान लो डिटरमिनेंट नेगेटिव निकल जाए तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू का भी साइन आएगा, यानी कि जिसको अपन मॉडुलस कहते हैं। बड़े होने के बाद मॉडुलस कहते हैं, पहले छोटे थे तो एब्सोल्यूट वैल्यू कहते थे। ठीक है, चलो पहले डिस्कस करते हैं x2 y2 z x1 y1 z1। x1 y1 z1 बोलना देखें। -1 -1 -1 x2 y2 z2 3 5 7 a1 b1 c1 6 - 6 1 a2 b2 c2 1 -1 -2 1। ठीक है, ये इस तरीके से निकाल लेंगे हम। चलो तो निकालने के बाद मुझे बताओ x2 - x1 क्या होगा? x2 - x1 क्या होगा बोलो? x2 है 3 और ये हो जाएगा -1, तो 3 - -1 इज 4। सीधे लिख दूं 4, सीधे लिख दूं ना 4। ठीक है, y2 - y1 करना तो 5 - 1 5 - -1 यस 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है, z2 - z1 कर दो तो 7 - -1 इज 8। ठीक है, अब a1 b1 c1 तो बहुत आसान है। 6 - 6 1 6 - 6 एंड 1 6 - 6 एंड 1 a2 b2 c2 कर दो 1 - 2 एंड 1 1 - 2 एंड 1। ठीक है, चलो अब नीचे b1 c2 सॉल्व करके बताओ। b1 c2 यानी -6 × 1 -6, b1 c2 की जगह -6 लिख दूं बोलो? -6। ठीक है, और माइनस का साइन तो एक बार रहने दो। b2 c1 क्या होगा? -2 और -2 एक माइनस का साइन हो रहा है तो +2 हो जाएगा, राइट? +2 तो -6 + 2 का होल स्क्वायर हो गया ये तो। आगे बोलो a2 c1 कौन सा है? a2 c1 a1 एक मिनट
ये है A1 B1 C1, A2 यानी कि 1 है ना, तो 1 इंटू 1, 1 लिखूंगा A2 C1 की जगह, सही कह रहा हूँ क्या? A1 B1 C1 A2 B2 C2, हाँ ठीक है, 1 इंटू 1 1, इसकी जगह लिख दिया मैंने 1, एंड फिर 6 इंटू 1 है ना, तो 1 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस 6। प्रॉब्लम मुझे इसलिए हो रही है, थोड़ा टाइम इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसी को मिटा के कर रहा हूँ वापस, स्पेस बचाने के लिए, एक स्क्रीन पे आ जाए। आप थोड़ा ना ऐसा करोगे, आप तो लिखने के बाद नीचे करोगे ना, तो आप स्पीडली कर पाओगे। ओके चलो, A1 B2 ये गया 6 इंटू -2 यानी कि माइनस का 12, और आगे फिर क्या हो जाएगा, -6 यानी कि +6, एक माइनस और लगेगा तो +6। फाइन। अब सुनो, ऊपर जब अपन डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आई है -6 + 2, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही तो होगा, फिर से थोड़ा नहीं करने बैठेंगे। डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे, 4 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये तो करोगे। तो ये क्रॉस क्रॉस वाला तो -6 + 2 ही है ना, नीचे सॉल्व कर लिया ना, उसको बस 4 से मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इंटू -6 + 2 कर दो, कितना होता है -4, प्लस सेकेंड वाले आ जाओ, सेकेंड वाला एलिमेंट क्या है आपका 6, तो 6 इंटू एंड 1 माइनस 6 कितना होता है -5, प्लस फिर 8 इंटू क्या हो जाएगा -12 + 6 कितना होता है -6। ये तो हो जाएगा मेरा न्यूमरेटर पार्ट, एंड डिनोमिनेटर पार्ट में सॉल्व कर दो। सर देखने का टाइम ही नहीं मिला मुझे तो सही बात तो ये -6 + 2 यानी -4 का स्क्वायर इज 16। ध्यान नहीं रहा मुझे तो एक बार जरूर देखा था मैंने बीच में, उसके बाद तो फिर खो गया। ठीक है, 1 - 6 इज -5, -5 का स्क्वायर इज 25, एंड -12 + 6 इज -6, -6 का स्क्वायर इज 36 का रूट। ये सॉल्व करना जरा, -16 फिर -30 फिर माइनस का 48 डिवाइडेड बाई, ये सॉल्व करना जरा, 36 √76, ओके ठीक है, इसको सॉल्व कर दो फिर, कितना हुआ -90 -94, तो हो जाएगा +94 डिवाइडेड बाय √77। इससे आगे सॉल्व होगा भी नहीं, यूनिट्स आंसर। एक मिनट, ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को और थोड़ा एनालाइज करो, मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। ओके तो इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है किसी को, चेक हो गया, मार्क्स दे दिए, चले आगे। चलो लास्ट क्वेश्चन, विच इज रिलेटेड टू फाइंडिंग एंगल बिटवीन 2 लाइन्स 2 प्लेन्स वगैरह वगैरह, ए लाइन एंड ए प्लेन। 3 ही तरह के केस बनते हैं, कौन कौन से, या तो 2 लाइन्स या 2 प्लेन्स, या फिर एक लाइन है और एक प्लेन। पहला क्वेश्चन तो है कि 2 लाइन्स गिवन है, पता करो कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, और अगर पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों ही नहीं है तो फिर कुछ तो होगा, क्या होगा, उनके बीच में कोई एंगल होगा, वो एंगल पता करो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो ये पता करेंगे कि पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या है प्लेन्स है क्या, ओके ये प्लेन्स है बेटा, प्लेन्स। तो प्लेन्स पैरेलल है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, जो वेक्टर उसका नॉर्मल वेक्टर है और इसका नॉर्मल वेक्टर है, उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हैं या नहीं है। तो इसके डायरेक्ट नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन से होंगे, 4 8 एंड 1। इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कौन कौन से होंगे, 1 1 1 एंड -4, 1 1 एंड -4। एक मिनट, गलती कर रहे हैं अपन, -4 नहीं है, सही कह रहे हो प्रियांशी, वो तो 0 है। 1 मतलब इसको आप रीमोडिफाई करके कैसे लिखोगे, y, मैंने y नहीं सॉरी x, 0x प्लस y प्लस z, -4 को चाहो तो उधर ले जाओ, नहीं तो चाहे इधर ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ आप क्या होंगे इसके नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज, 0 1 एंड 1, 0 1 एंड 1, -1 नहीं, 0 1 एंड 1।
अब क्या करना है, ये पैरेलल है या नहीं कैसे चेक करोगे, 4/0, अब जहाँ 0 ही आ गया तो वैसे ही दिख रहा है नहीं है, बट फॉर्मेलिटी के लिए 4/0, 8/1 एंड 1/1, ये तो किसी सूरत से दूर दूर तक एक जैसे नहीं दिख रहे, तो लाइंस पैरेलल तो सॉरी प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है। सेकंड क्या चेक करते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं, परपेंडिकुलर में क्या चेक करोगे, 4 × 0 प्लस 8 × 1 प्लस 1 × -4, क्या ये 0 बनता है कि नहीं बनता है, तो 4 × 0 0 प्लस 8 -4 इट इज इक्वल क्या, हाँ 0 1 एंड 1 था, 0 1 एंड 1 सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरा 1, ठीक है, तो 0 + 8 + 1 and 8 + 1 is 9 which is not equal to 0, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो अब परपेंडिकुलर भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है, तो एंगल तो निकाल सकते हो। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू उसका नॉर्मल वेक्टर और इसके नॉर्मल वेक्टर का तो कर दो डॉट प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही करते थे बोलो। एंगल निकालना इज द इजीएस्ट पार्ट पूरे चैप्टर का भाई, क्योंकि तीनों के लिए फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना, चाहे से लाइन, हाँ कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स भी आएगा बिल्कुल, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है अभी, चलो अब जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द एंगल। तो n1 डॉट n2 फिर से करोगे क्या, बेवकूफ थोड़ी ना, हम 9 लिखेंगे ना सीधा ही, किया ना भी ये 9 ही तो n1 डॉट n2 ही तो था, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64 एंड 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे अपन है ना, और इधर बोलो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 9 को थोड़ा सेंटर में ले लेते हैं, एंड 9 पॉजिटिव है तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लगा रहा हूँ, वैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू भी लगता है पूरे फॉर्मूले का, और पूरे फॉर्मूले का लगाओ या केवल न्यूमरेटर पार्ट लगाओ एक ही बात है, क्योंकि नीचे वाला तो वैसे भी पॉजिटिव ही आएगा ना, ताकि थीटा जो है एक्यूट एंगल निकल के आए, तो 9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 9 ही होगा, नीचे √81 को सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा इंटू √2, तो 9 से 9 गया, इट इज 1/√2, अच्छा कॉस इनवर्स तो कहीं लगा ही नहीं रहा, देखो मैं एक काम करता हूँ सुनो, इधर मैं कॉस थीटा लगा देता हूँ, बात एक ही है, ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√2 विच इज π/4 और 45 डिग्री कैसे भी लिख सकते हो, तो ना तो वो पैरेलल ना वो परपेंडिकुलर, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल, दोनों प्लेन्स ऐसे हैं 45 डिग्री पे, उन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल कितना है 45 डिग्री। अच्छा तो 1 मार्क्स दे दो, क्योंकि मेन चीज तो एंगल निकालना ही था, पर पैरेलल और परपेंडिकुलर तो देखते ही प्रूव हो रहा है कि नहीं है, मन में ही कर सकते हो आप, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, नहीं हो रहा है ना, ठीक है चलो चलें आगे। कैलकुलेशन में कितनी मिस्टेक है, कुछ ज्यादा ही है, तो हाफ मार्क्स दे दो, कॉन्सेप्ट सही है ना, 3 में से 1.5 दे दो, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस एंड द प्लेन, अच्छा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालते थे हम, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल हम ऐसे निकालते थे, सबसे पहले तो उसमें कोस थीटा नहीं होता था, साइन थीटा होता था, ठीक है, और लाइन के लिए तो ले लेते थे उसका डायरेक्शन वेक्टर, और प्लेन के लिए ले लेते थे उसका नॉर्मल वेक्टर, और वो ही सेम टू सेम क्या, तो फॉर्मूला सबके लिए सेम है, बस किसके लिए क्या लेना है वो डिसाइड करना है, भाई लाइन के लिए हमेशा उसका डायरेक्शन वेक्टर लेना है और प्लेन के लिए उसका नॉर्मल वेक्टर लेना है, दोनों की डायरेक्शन बताने वाली चीजें यही है, ठीक है, तो बी डॉट एन करना है, चलो बताओ बी वेक्टर कैसे निकलेगा, लाइन के लिए बी वेक्टर ये रहा 2i कैप 3j कैप 6k कैप, और प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर 10i कैप 2j कैप एंड -11k कैप, इजी, चलो तो बी डॉट एन करना है, तो 2 × 10 20 प्लस 3 × 2 is 3 × 2 is 6 and 6 into -11 is -66 इसका एब्सोल्यूट, अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 बार बार्स लगा दिए थे, एक्चुअली पहला वाला बार ही एब्सोल्यूट वैल्यू बता रहा है ना,
क्योंकि बी डॉट एन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा निकलेगा, इट इज ऑलरेडी अ मैग्नीट्यूड क्वांटिटी। बी डॉट एन तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड क्वांटिटी है ना, तो उसके ऊपर एक बार भी अगर अपन ने बार्स लगा दिए तो वो ऑब्वियसली मॉडुलस वैसे ही शो कर रहा है, तो डबल बार नहीं लगाना है, सिंगल बार ही लगाना है, समझ गए? वैसे ही स्केलर है तो स्केलर का मैग्नीट्यूड थोड़ा ना होगा भाई, ये चीज ऑलरेडी स्केलर है, तो अब स्केलर का मैग्नीट्यूड थोड़ा ना, यानी कि ये बार्स ऑलरेडी मॉडुलस शो कर रहे हैं, ठीक है, तो डबल बार नहीं लगाना। पिछले क्वेश्चन में अपन ने शायद गलती से लगा दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन 10 का स्क्वायर 100, 4 एंड 121। फाइन, चलो 20 और 6 26, 26 में से 66 गए, माइनस का 40 का मैग्नीट्यूड का मॉडुलस, इधर क्या हुआ 40 40, रूट 49 इज 7 एंड इधर क्या हुआ 120, रूट 225 इज 15, तो इट इज 40 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 15, 5 से 3 टाइम, 5 से 8 टाइम, सो इट इज इक्वल टू 8/21। किसकी वैल्यू है ये? साइन थीटा की वैल्यू है, तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 8/21 आंसर। ठीक है जी, तो काफी इजी है एंगल निकालने वाला पोर्शन, है ना, जो कि बदकिस्मती से आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है जी, तो टोटल पेपर सॉल्व। कोई कॉन्सेप्ट 3D में से समझ नहीं आया हो अभी पूछ लो, क्योंकि आज आपको स्कूल नहीं जाना और मुझे भी पता नहीं है कि कहाँ जाना है उसके बाद सही में नहीं पता, मुझे पता ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है मेरी लाइफ में इस टाइम। तो होगा जो तब उस टाइम देखेंगे। भाई बैंक से कॉल आएगा तो बैंक जाना है, कहीं और से किसी काम के लिए फोन आएगा तो उधर जाना है अभी जैसे फोन आ गया तो बाहर भी जाना पड़ सकता है टेम्पररी बात करने की। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो, बिकॉज टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ 3D, ठीक है ना। अब की बात, अब फिर 3D की चर्चा अभी नहीं होगी, कुछ टाइम तक बाद में ही होगी, जब कोई अपन टेस्ट पेपर वगैरह देंगे तो प्री बोर्ड वगैरह रखेंगे तब होगी, ठीक है। तो कल से प्रोबेबिलिटी है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो कनिष्का। तो मुझे डाउट था हाँ मिसलेनियस बताओ। एग्जांपल नंबर 26। मिसलेनियस एग्जाम्पल से, यस ओके एक मिनट रुको, मिसलेनियस एग्जाम्पल निकालते हैं, देख लो भाई आप लोग भी चैप्टर 11। बुक खोल रखी है क्या? पेज नंबर बता सकते हो? यस सर, 494 400 एंड 94 एक मिनट आवाज नहीं आ रही। हाँ अब बोलो। 494 494, हाँ ये तो एक्सरसाइज, अच्छा इसके नीचे है, हाँ बोलो। एग्जाम्पल 26, यस सर। a line makes angles alpha beta gamma and जो भी कहते हो आप सिग्मा with the diagonals of a cube, सिग्मा ही कहते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ओके अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, ये क्यूब दिख रहा है आपके? क्यूब क्या होती है? जिसकी तीनों डायमेंशन सेम होती है, ये बन गया क्यूब। अब एक लाइन है जो इस क्यूब के डायगोनल के साथ ये एंगल बनाती है, तो इस क्यूब का डायगोनल ले लिया इन्होंने OE, दिख रहा है OE इसका डायगोनल ले लिया, ठीक है। इसके साथ एंगल क्या बनाती है? अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो वो लाइन इसके साथ 4 तरह का एंगल कैसे बना सकती है, पहले तो इस पर डिस्कस करते हैं। A line makes angle अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, अच्छा विद द डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। अच्छा लाइन एक ही है, डायगोनल 4 है, समझ रहे हो? लाइन तो एक ही है, लाइन L, और डायगोनल्स इसके 4। देखो इस रूम को कंसीडर करो तो इसमें मैं 4 डायगोनल बना सकता हूँ, ऐसे ऐसे और सिमिलरली फिर ऐसे और ऐसे। एक क्यूब के अंदर या क्यूबॉइड के अंदर 4 डायगोनल्स बना सकते हैं ना अपन। फिर से बताएं, देखो एक वहां से लेकर यहां तक, इसी को जस्ट उल्टा कर दो, यहां से लेकर वहां तक। अब इन दोनों पे आओ ऐसे, और इसी को जस्ट ऐसे रिवर्स कर दो, ठीक है ना। तो 4 डायगोनल्स बनेंगे। क्यूबॉइड होगा तो वो हो सकता है कि डायगोनल्स अलग अलग आए, बट क्यूब में वो डायगोनल सेम आएंगे क्योंकि वैसे ही डायमेंशन सारी सेम। तो इन्होंने क्या करा, एक डायगोनल निकाला, लेट अस से डायगोनल OE। तो OE आपने, उन्होंने क्या माना कि क्यूब जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मतलब उसके इंटरसेप्ट मान लिए। लेट अस से कि ये वाली डायरेक्ट, ये वाली जो डिस्टेंस है A,
ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है ए, ये वाली डिस्टेंस भी है ए। क्यों ए क्यों मानी, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। ये यहाँ पे एक बैग रखा हुआ है, फोटोकॉपी का ही दो। बीच में ये नहीं, नीचे बीच वाले में। अच्छा, इसमें हाँ मतलब ये पॉली बैग। पूरा एकदम। हाँ ये ठीक। अभी भी फोटोकॉपी चाहिए, एग्जाम में 4 तारीख को फोटोकॉपी है के पास। ये महानता है सर। ओके, बिकॉज इट इज ए क्यूब, तो हम वर्टिसेस जो ए तीनों ही सेम मानेंगे। ए क्यूब में क्या होता है, इधर जितना उधर भी उतना और ऊपर भी उतना, एक्स वाई जेड एक्सिस बराबर। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a, 0, 0। देखो अगर ये a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a, 0, 0। अगर ये b है, अगर ये भी a है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, a, 0। और क्योंकि ये भी a है, एक तरीके से मान लो एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट तीनों ही ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 0, a। ठीक है, उस हिसाब से बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बना लिए इन्होंने। जैसे ये डी हो गया, अब डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाओगे, देखो डी जो है एक्स वाई प्लेन पे लाया कर रहा है, चेक करो। तो एक्स वाई प्लेन पे लाया होने वाला जेड कोऑर्डिनेट तो 0 लेगा और बाकी ए लेगा, क्योंकि क्यूब है तो सारे डायमेंशन सेम है, यहां से भी ए, यहां से भी ए। अब एफ पॉइंट जो है वो कौन से प्लेन पे लाया कर रहा है, वाई जेड प्लेन पे लाया कर रहा है। वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और बाकी के दोनों ए हो जाएंगे। और जो जी जो वर्टेक्स है इस क्यूब का, वो एक्स जेड प्लेन पे लाया कर रहा है। किस पे लाया कर रहा है, एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन पे लाया कर रहा है, तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ए 0, 0। और जो ई पॉइंट है बेटा, वो तीनों ही कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे लाइन नहीं कर रहा है। वो स्पेस में आपको लग रहा होगा कि ये ई जो है वो एक्स वाई जेड प्लेन पे लग रहा होगा, बट ये वाई जेड प्लेन पे नहीं, ऐसे दूर है ऐसे। देखो ये दीवार है, एक प्लेन ये हो गया, सपोज करो ये एक्स वाई प्लेन है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। अब कोई पॉइंट यहाँ है तो वो उस दीवार पे भी नहीं, इस दीवार पे भी नहीं, नीचे भी नहीं, वो स्पेस में। समझ में ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो वो ई पॉइंट है, वो वाला पॉइंट क्या है, वो ई पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, कोई भी कोऑर्डिनेट 0, 0, 0 नहीं होगा, इसके तीनों कोऑर्डिनेट ए हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्यूब की डायमेंशन क्या मानी है, साइड ए यूनिट्स मानी है। ठीक है, तो उस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब सपोज करो मैं ओ ई, डायगोनल ओ ई बनाता हूं, तो ओ ई के जो डी आर्स होंगे वो क्या होंगे, a, a ही होंगे भाई। ओरिजिन माइनस करोगे ना आप, तो a -0, a -0, a -0, तो क्या हो जाएगा, a, a ओ ई के डायरेक्शन रेशियो। तो फिर डी सीज कैसे निकालेंगे अपन, a डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, जैसे यहाँ निकाला हुआ है इन्होंने, है ना। तो 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3 आ गया। ये किसके डीसीज हैं बेटा, ओ ई के, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ओ ई डायगोनल सारे सेम होते हैं क्यूब में, तो यानी क्यूब के चारों डायगोनल, क्यूब के चारों डायगोनल के डीसी यही होंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3, दूसरे के भी 1/√3, 1/√3, 1/, और तीसरे चौथे के भी, मतलब 4 डायगोनल से होते हैं। क्यूबॉइड में अलग अलग हो सकते हैं, क्यूब में तो सेम ही रहेंगे ना, तो सबके डीसी यही होंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, the direction cosines of the diagonal OE which is the line segment joining O and E are this। यहां तक वो लोग कनिष्क का कोई डाउट, हमने डीसीस निकाल लिए डायगोनल्स के। नो सर। ठीक है, अब देखो 4 डायगोनल कौन कौन से हैं, OE, अगला डायगोनल AF, A से लेकर F, इमेजिन करो ऐसे जा रहा है कोई, तीसरा BG, B से लेकर G, एंड चौथा CD, C से लेकर D। ये 4 डायगोनल होंगे, ठीक है, समझ आया, ठीक है। अब सुनो, अब क्या कह रहा है, एक लाइन है जो इसके डायगोनल के साथ ये एंगल बनाती है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो आपको प्रूव करना है दिस 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 दिस। तो सपोज करो एक लाइन है और वो किसी दूसरे लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो इसके डीसीज और इसके डीसीज के बीच में क्या रिलेशन होगा, इसके डीसीज और इसके डीसीज। सपोज करो एक लाइन है, वो किसी दूसरी लाइन के साथ, भाई डायगोनल भी लाइन है और वो भी लाइन है। सपोज करो ये तो डायगोनल ओ ई है और ये लाइन एल है। अगर लाइन एल डायगोनल ओ ई के साथ अल्फा एंगल बना रही है, भाई पहले डायगोनल के साथ अल्फा बना रही है, दूसरे डायगोनल के साथ बीटा, तीसरे के साथ गामा और चौथे के साथ डेल्टा, तो आप केवल एक का रिलेशनशिप पता करो। तो मुझे बताओ इसके साथ अगर ये वाला एंगल बना रही है तो रिलेशन क्या स्टैब्लिश होगा इसके डीसीज और इसके डीसीज के बीच। इसके डीसीज तो है मेरे पास 1/√3, 1/√3, 1/√3। आप बताओ एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं आप, बोलो। cos थीटा इक्वल टू, बोलो कैसे निकालते हैं,
बोलो L1 L2 अगर डीसी गिवन है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, क्योंकि नीचे डीसी का जो मैग्नीट्यूड होगा तो 1 ही होगा और इधर भी इसका डीसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, बस इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं अपन। तो अभी तो मेरे पास 1/√3 1/√3 1/√3 है। अब दूसरा L2 M2 N2 मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो सपोज करो L2 M2 N2 को मैं यही मान लूं L2 M2 M2, तो क्या हो जाएगा 1/√3 इंटू L2, बोलो दूसरा भी 1/√3 इंटू M2 और तीसरा भी 1/√3 इंटू M। तो 1/√3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा L2 प्लस M2 प्लस N2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस अल्फा, मतलब पहला एंगल अल्फा था ना। अब मुझे बताओ कॉस बीटा भी यही होगा और कॉस गामा भी यही होगा, समझ रहे हो कनिष्का भाई। अपन एंगल ऐसे निकालते थे तो थीटा तो अपन स्टैंडर्ड थीटा एंगल मान लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो ये एंगल अल्फा है ना, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी L1 L2 M1 M2 N1 N2 में से L1 M1 N1 तो पता है ना 1/√3 1/√3 1/√3, केवल मिसिंग पार्ट क्या है L2 M2 और N2। तो L1 M1 N1 की जगह 1/√3 1/√3 1/√3 रखा तो वो कॉमन आके अंदर ये बच गया, ये किसकी वैल्यू हो गई कॉस अल्फा। अब क्योंकि सारी चीजें सेम है तो कॉस बीटा भी यही होगा एंड कॉस गामा भी यही होगा एंड कॉस जो चौथा था क्या था डेल्टा, वो भी यही होगा। यही कॉस बीटा है, ये का यही कॉस अल्फा है, ये का यही कॉस बीटा भी है, ये का यही कॉस गामा भी है और ये का यही कॉस डेल्टा भी है, ठीक है। चारों सेम हो जाएंगे बोलो। अब क्या कह रहा है वो आपको प्रूव करना है कुछ स्टेटमेंट कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर 4/3 को ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले करना है कोस स्क्वायर अल्फा। तो मुझे बताओ अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो 1/3 और अंदर क्या हो जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा करना है, फिर क्या करना है आपको कॉस स्क्वायर बीटा करना है, फिर क्या करना है आपको कॉस स्क्वायर गामा करना है और लास्ट में क्या करना है कॉस स्क्वायर डेल्टा करना है, राइट। अब कॉस स्क्वायर अल्फा करो पहले, तो 1/3 और L2 प्लस M2 प्लस N2 का होल स्क्वायर, राइट। और ये भी यही है ये भी यही है ये भी यही है, तो इसका 4 गुना कर दूं मैं, कर दूं तो ये 4/3 लिख दूं इसको मैं सिंपली, ठीक है ठीक है। अब L2 M2 N2 का होल स्क्वायर क्या होगा, क्यों वो क्यों होगा 1 ये बताओ। तो डायरेक्शन कोसाइन में तो उसके स्क्वायर का सम 1 होता है ना, इसका होल स्क्वायर क्यों 1 होगा, होगा क्या। हाँ आंसर तो तभी आएगा वो तो मुझे पता है, बट चलो इसको सॉल्व करता हूँ एक बार मैं। 4/3 तो ये हो जाएगा L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा है ना। प्लस अब अपन आइडेंटिटी से सॉल्व करें तो 2 कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा L2 M2 प्लस M2 N2 प्लस L2 N2। अब मुझे बताओ ये वैल्यू 0 क्यों होगी, ये वैल्यू 0 होगी तभी तो 1 बचेगा और 4/3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इन्होंने तो डायरेक्ट इसको इक्वल्स टू 1 किया। लिखा हुआ है तभी परपेंडिकुलर है। कौन परपेंडिकुलर है, ऐसा कहीं गिवन नहीं है कि परपेंडिकुलर है, ऐसा तो कहीं भी गिवन नहीं है। L2 इंटू M2 M2 इंटू N2 L2 इंटू N2, क्या ये 0 होता है कि ये अपने को चेक करना है। 1/3 1/3 1/3 2/3 4/3, इन्होंने डायरेक्ट 1 लिख दिया इसको। 1/3 इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अच्छा देखो हम इन्होंने L प्लस M प्लस N ही ले लिया, जबकि अगली बार वो क्या आ रहा है, अच्छा 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 अपन ने सेम लिया है और इन्होंने, हाँ ऑब्वियस बात है। देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा फिर माइनस L क्यों आएगा, ये चेक करो उस फिगर में आ जाओ वापस। यस ऑब्वियसली, देखो डायरेक्शन रेशियोज जो हैं सबके अलग अलग है ना। देखो उसके A, हैं, तो अब जब आप ए देखो उन्होंने ये चीज आना इलस्ट्रेट नहीं करके बताई, बट ऑब्वियसली देखो जब अपन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
ओ ई निकाला अपन ने, तो ये निकला। अब दूसरा क्या था आपके पास, ए एफ, तो ए एफ के डायरेक्शन रेशियोस निकालो जरा। अपन ने ए कोमा एक गलत ले लिया, मतलब तीनों चारों डायगोनल्स के डायरेक्शन रेशियोस जो लिए ना ए वो गलत ले लिए। एक के ही है ए कोमा है, दूसरे के क्या है देखो, 0 माइनस ए, और आगे बोलो ए -0 ए, एंड तीसरा बोलो ए-0 ए। तो -a, और अगले के बोलो चलो, फिर सारे के निकाल लेते हैं। बी जी के बोलना जरा, तो a-0 a, 0 ए और a-0 ए, और एक चौथा कौन सा बचा, सी डी के बोलना जरा, a-0 a और a-0 a और 0 ए -, तो यानी कि बाकी तीन के डायरेक्शन रेशियोस में एक क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइंस में भी एक क्वांटिटी नेगेटिव होगी। एक में एल नेगेटिव है, एक में एम नेगेटिव है और एक में एन नेगेटिव है। तो जब अपन इसको ऐड करेंगे, बेटा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अब अपन डायरेक्ट उन्हीं के सॉल्यूशन पे चलते हैं, आ जाओ। जब आप पहले डायगोनल के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे तो कॉस अल्फा ये आया था, हमारा भी ये आया था, लेकिन सेकंड डायगोनल में भी हमने सेम, थर्ड और फोर्थ में सेम मान लिया, जबकि सेम नहीं होगा। थर्ड में क्या होगा, मतलब सेकंड में क्या होगा, -l, थर्ड में क्या होगा, -m, और फोर्थ में क्या होगा, -n। ओके, अब जब आप स्क्वायर करोगे तो 1/√3 1/√3 1/√3, ये तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। एक बार इसका स्क्वायर बनेगा, एक बार इसका स्क्वायर बनेगा, एक बार इसका स्क्वायर बनेगा, एक बार इसका स्क्वायर। आप करके देख लो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो L स्क्वायर, M स्क्वायर, N स्क्वायर तो निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन बाकी जो ये चीजें होती है ना, 2 × LM, जैसे 2LM इधर से क्या आएगा, 2LM प्लस 2MN प्लस 2LN, तो फिर आगे जब आप करोगे तो ये -L × N -2LN हो जाएगा। ऐसे करके ये इससे कट गया, तो ये जो तीन चीजें इधर से, तीन चीजें इधर से, तीन चीजें इधर से और तीन चीजें, 12 चीजें आपस में कैंसिल आउट होती जाएंगी, खत्म हो जाएगा। केवल क्या बचेगा, ये, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो सिंपली अगर यहाँ 1 पुटअप किया तो विल गेट 4/। अब वो कैलकुलेटिव पार्ट आप कर लेना। देखो कोस अल्फा की वैल्यू है ना आपके पास, अब आप कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल लेना, इसका स्क्वायर निकाल लेना, इसका स्क्वायर निकाल लेना, इसका स्क्वायर निकाल लेना और इसका स्क्वायर निकाल लेना और जोड़ देना, यू विल गेट 4/3। ठीक है कनिष्का, यस सर। ठीक है, एनी अदर डाउट, यस सर। बोलो। सर एग्जाम्पल 30 है ना, एग्जाम्पल 497 पे। एक मिनट, 497, हाँ सर इसमें है ना, यहाँ पर x i कैप प्लस y j कैप को इक्वेट क्यों किया इस इक्वेशन से नीचे, हाँ सर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। Find the coordinates of the point where the line through the points this and this crosses the xy plane। एक xy plane इस तरह का तो क्वेश्चन हमने किया था, है ना, अपन ने उसमें किया था। सपोज करो ये xy प्लेन है, इसमें एक लाइन है जो क्रॉस करके जा रही है इसको, तो ये जो पॉइंट है ना, इसके पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, राइट। यही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। और ये जो लाइन है दो पॉइंट से पास कर रही है, एक ये मान लो, एक ये मान लो, ये क्या है, इसको मान लो ए, ये क्या है 3, 4, 1, और ये क्या है बी, क्या है 5, 1, 6, और ये XY प्लेन से क्रॉस कर रही है। तो XY प्लेन से क्रॉस कर रही है तो इस पॉइंट, ये मान लो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, 0 होंगे, क्योंकि XY प्लेन है ना, तो XY प्लेन है तो Z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना। बोलो यहां तक, बोलो कोई डाउट कनिष्का। अब आपको प्लेन की इक्वेशन गिवन है, बोलो यहां तक कोई डाउट। नो सर। अब आपको प्लेन की इक्वेशन नहीं, अब आपको क्या गिवन है, ये दो पॉइंट्स गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो पॉइंट की मदद से, इन दो पॉइंट की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं, बोलो दो पॉइंट की मदद से इक्वेशन ऑफ लाइन बनाओ। कैसे बनाते हो, x - x1, तो x - 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1, यानी 5 - 3 2। आगे बोलो y - 4 डिवाइडेड बाय y2 - y1, 1 - 4 कितना हो जाएगा -3, and z - 1 divided by z2 - 6 - 1 5, it is equal to some non-zero scalar lambda। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3,
ये तो शायद हमने उसमें भी कर लिया था ना, -3 लैम्डा प्लस 4 एंड जेड की वैल्यू 5 लैम्डा प्लस 1। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो पॉइंट है x, y, 0 ये सर इसमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कैसे भी कर सकते हैं, हम तो कैसे भी कर सकते हैं ना, हमारी मर्जी। देखो पॉइंट तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है ना, तो हम इसको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो x की वैल्यू ये ली है, y की वैल्यू ये ली है, 0 की वैल्यू ये ली है। अब सुनो, इसमें से x y z पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाया करेगा, ये इस लाइन पे लाएगा। इसका z कोऑर्डिनेट 0 है, ये पता है ना मुझे, तो सिंपली इसको 0 के इक्वेट कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/5। इसको इधर और इधर पुट अप कर लो तो यूल गेट x एंड y, और x एंड y एंड 0 यही तो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ठीक है, बोलो अच्छा कनिष्का। सर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से इक्वेट कर दिया दोनों को कि जो Yes. x होगा वही यस बिल्कुल, ये पॉइंट इस लाइन पे लाया करेगा ना, ये पॉइंट इस लाइन पे लाया करेगा, तो ये पॉइंट उस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होती है इक्वेशन, तब अपन क्या करते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस इक्वेशन में जहां जहां x y z है वहां पुट अप करते हैं। जब वेक्टर फॉर्म में गिवन होती है कोई इक्वेशन, तो वो पॉइंट पुट अप करने का मतलब है वेक्टर r में पुट अप करना, क्योंकि वेक्टर r ही तो x y z है। आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे ऐसे कैसे इक्वेट कर दिया, वो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में गिवन है। देखो ये वेक्टर r है ना, बताओ ये क्या है, वेक्टर r ही तो है, ये वेक्टर r ही तो है, बताओ। अब आप कोई पॉइंट कैसे पुटअप करोगे वेक्टर इक्वेशन में, वेक्टर r की जगह तो पुटअप करोगे। कार्टेशियन इक्वेशन में कहां पुटअप करते थे, xyz की जगह पुटअप करते थे। तो वेक्टर फॉर्म में xyz कहां है, वेक्टर r में ही तो है। और उसमें z कैप क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लेन xy है तो z कैप तो 0 है, तो इसने ओनली x कैप एंड y कैप लिया है, और z कैप 0। चलो इसने ऐसे आपको शो नहीं किया, मैं शो करके बता देता हूँ। इसने ये लिया xi कैप प्लस y j कैप प्लस 0 k कैप, और सिंपली इसने 0 को इससे इक्वेट कर दिया और लैम्डा निकल गया। ठीक है, यस सर। एनी अदर डाउट और इंक्वायरी और प्रॉब्लम और डिफिकल्टी बताओ। यस सर। ठीक है, राजा ने तो बैग वैग भी लगा दिए, छोड़ दें बस मुझे। ओके चलो, सो दैट इज इट फॉर 3D। ऑल द बेस्ट एंड वी विल स्टार्ट प्रोबेबिलिटी टुमारो, है ना। एंड क्लासेस अब ऐसी होगी ना बेटा, कैसे कि कभी भी कुछ भी मैसेज आ सकता है, छुट्टी होती है तो ग्रुप चेक करते रहना, एंड क्लास आने से पहले तो ग्रुप जरूर चेक करना भाई, कुछ मैसेज तो नहीं आया, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड क्या